हेलो एवरीवन। इकोनॉमी की क्लास में पहले क्लास में आज हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला दूसरा समझेंगे हम लोग कि अगर हम यूपीएससी या अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हम लोग देते हैं तो इकोनॉमी के सेक्टर को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इकोनॉमी को करंट अफेयर से कैसे रिलेट करते हैं वगैरह वगैरह, सारा टॉपिक हमारा इस क्लास में रहेगा। तो बेसिकली हम लोग पहले समझेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इकोनॉमिक्स अगर बात करें तो ये हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट है। इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरी है, वो जहां पे एक थ्योरी दी जाती है जिस पर एक मॉडल बनाया जाता है, इकोनॉमिक्स का मॉडल बनता है। जबकि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी जो है उस थ्योरी का प्रैक्टिकल है, जहां पर जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल पर इकोनॉमिक की थ्योरियों को अप्लाई कर रहे हैं, वो एजेंट्स या तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो या तो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो या तो गवर्नमेंट खुद हो सकती है। तो उन थ्योरियों को जहां पर हम अप्लाई करते हैं जिस ज्योग्राफिकल एरिया में, उस ज्योग्राफिकल एरिया में जो थ्योरी का अप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिला, दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो अगर एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे वो यूपीएससी रहे, चाहे वो बिहार बीपीएससी रहे या अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रहे, तो एग्जामिनेशन में जो जीएस का टॉपिक है उसमें इकोनॉमी पूछा जाता है, ना कि इकोनॉमिक्स। तो हमें अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों के अंतर को समझना होगा। हमें अर्थव्यवस्था समझनी है, हमें इकोनॉमी को समझना है कि इकोनॉमी में कौन कौन से टर्म आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आएगा वगैरह वगैरह। हमें इकोनॉमिक्स के डीप में नहीं जाना है। तो ये क्लियर हो गया कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें हमने डिफाइन करते समय हमने बताया कि वो एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए ही डिफाइन होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोलते हैं इकोनॉमी तो हमें वहां पर ज्योग्राफिकल एरिया को वहां पे साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, मतलब क्या, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के क्षेत्र में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटियां हो रही है उसका हम लोग आकलन, कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अगर हम कहेंगे यूएसए की इकोनॉमी, इट मींस यूएसए का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो उसका पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एरिया है, उस एरिया में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटियां हो रही है उसका वहां पर कैलकुलेशन वगैरह होगा। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्लियर है कि अगर एक लाइन में समझाना चाहे तो इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरी है, इकोनॉमिक्स के थ्योरी पे आधार पर मॉडल्स बन जाएंगे, और इकोनॉमी क्या है, उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जहां पर कि हमें वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, की इकोनॉमी को किन किन प्रकार से सेक्टर में बांटा जा सकता है। तो पहला जो हम लोग का बेसिस है बांटने का वो है जॉब के आधार पर। आपका जॉब कैसा है, आप किस प्रकार के जॉब से जुड़े हुए हैं। तो अगर उस बेसिस पर हम डिवाइड करें तो तीन प्रकार के सेक्टर हमें इकोनॉमी में दिखते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। आप समझते हैं एक करके क्या होता है ये। प्राइमरी सेक्टर जो है वैसा सेक्टर जहां पर जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कच्चा माल उपजा रहे हैं। कच्चा माल मीन्स जैसे समझिए हम चावल उपजाएं, हम गेहूं उपजाएं, हम मछली पकड़े, तो डायरेक्ट हम कच्चा चावल नहीं खा सकेंगे, दैट आर नॉट माई फाइनल प्रोडक्ट। तो हम रॉ मटेरियल को वहां एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इंगेज विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा कि प्राइमरी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम मछली पकड़ रहे हैं, तो मछली कहां से मिलेगा, पानी से। पानी कहां है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर, उनको कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर। ये कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में दिख सकता है पीटी में। बताइए रेड कॉलर वर्कर किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो रेड कॉलर वर्कर इज कॉल्ड, प्राइमरी सेक्टर जो जुड़े रहेंगे लोग उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल क्या क्या हो गया। एक एग्जांपल आपके पास एग्रीकल्चर है जो सब लोग जानते हैं। दूसरा अगर ले तो हम फिशिंग ले सकते हैं, मछली पालन, डेयरी ले सकते हैं, दूध, ठीक है, फॉरेस्ट्री ले सकते हैं, एंड सो ऑन। कि आपको अगर ये पहचानना हो तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन मेरा प्राइमरी सेक्टर का वर्क है। बस दिमाग में बैठा के रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो आगे चलकर
फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बट दीज आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट। आते हैं सेकेंड पर, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जो आपने प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल निकाला, अब उसका कन्वर्शन होगा फाइनल प्रोडक्ट में। जैसे मान लो हमने शुगर केन उपजाया, तो शुगर केन विल बी कन्वर्टेड टू शुगर, यानी गन्ना कब कन्वर्ट हो गया हमारा चीनी में। वैसे ही मान लो कि हम कॉटन फाइबर बनाया, तो कॉटन से हमने कपड़ा बनाया, दैट आर फाइनल प्रोडक्ट। हम मान लो आयरन के ओर को निकाले, आयरन निकाले, मिनरल्स निकाले, तो मिनरल्स को हमने कन्वर्ट, आयरन को कन्वर्ट कर दिया हमने आयरन में, स्टील में, जिसका यूज हम कुछ भी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट, जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा फाइनल प्रोडक्ट में। यानी यूज करेंगे किसका हम यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, ठीक है। एंड दोज वर्कर्स who are engaged with this type of work that are called secondary sector, that are called secondary sector, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू कॉलर। ध्यान से समझिएगा, ब्लू कॉलर वर्कर इनको कहा जाता है। प्राइमरी को रेड कर रहे थे, सेकेंडरी को ब्लू कहते हैं। अब तीसरा प्रकार का सेक्टर पाते हैं, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? ये वो सेक्टर है जो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, जो खुद कोई गुड का प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम कर रहा है, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर काम कर रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर काम कर रहा है, ये उसको प्रोवाइड करता है सुविधाएं, सर्विसेज, सो दैट आर कॉल्ड सर्विस सेक्टर ऑल्सो। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। व्हाट टाइप ऑफ सर्विस? जैसे बैंकिंग होगा, इंश्योरेंस होगा, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन होगा, इस प्रकार की वो सर्विस दे रहे हैं। और ये सर्विस दोनों सेक्टर के लिए आवश्यक है, प्राइमरी सेक्टर के लिए भी आवश्यक है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी आवश्यक है। तो इन दोनों को राइज करने के लिए ये थर्ड जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, ये उसको सपोर्ट करता है कि आप काम कर रहे हैं, आई विल सपोर्ट यू। हम आपको टेलीकम्युनिकेशन देंगे। मान लो कि पंजाब में किसान ने गेहूं उपजाया और महाराष्ट्र में बड़ा पाव बनना है, तो महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन पंजाब के किसान को डायरेक्ट फोन कर सकता है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा कौन दे रहा है? वो दे रहा है आपको टर्सरी सेक्टर। वैसे ही मान लो पंजाब से गेहूं चला महाराष्ट्र की ओर, कैसे चलेगा? ट्रांसपोर्टेशन से। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो सर्विस सेक्टर जो होता है वो सपोर्टिंग मोड में होता है दोनों को। उसके अलावा और कुछ पर्सनल सर्विस है, जैसे टीचर, लॉयर, ठीक है, बार्बर, कॉबलर, ये भी आपको सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि इनका होना भी आवश्यक है। तो सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को ही हम लोग कहेंगे सर्विस सेक्टर, और इसके वर्कर को कहा जाता है व्हाइट कॉलर। इनके वर्कर को कहा जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का हमने सेक्टर देखा। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। आपके जॉब के आधार पर, आपके जॉब के बेसिस के आधार पर तीन प्रकार का हमने सेक्टर देखा। अब आते हैं दूसरा टाइप, जिसमें है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, कि आपके वर्किंग कंडीशन के आधार पर हम दो पार्ट में बांटते हैं फिर से सेक्टर्स को। एक होगा अनऑर्गेनाइज्ड, एक होगा ऑर्गेनाइज्ड। एक हमने लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक लिया हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कल्चर और वर्क कंडीशन। आते हैं इस पर कैसा होता है भाई? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें जो इंप्लॉय हैं, जो उससे काम कर रहे हैं, उनका सैलरी, उनका टेन्यूर फिक्स किया हुआ हो कि हाँ चलो आपको हम 60 साल तक काम करवाएंगे, चलो आपकी सैलरी इतनी रहेगी, वो समय समय पर बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो वैसे वर्कर्स को जो इस प्रकार के कंडीशन में काम कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत सारे एक्ट से, जैसे कि या तो सरकार खुद करवा रही हो या सरकार के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट के तहत वो कंपनी चल रही हो। जैसे मान लो मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत आपको मजदूरों को इतना वेतन देना है, जिसमें इतने मजदूर कार्यरत हैं, उनका डेटाबेस कहीं ना कहीं सिक्योर रखा हुआ है। अगर हमको पता करना हो कि कितने लोग को कितना सैलरी मिल रहा है तो हम पता कर सकते हैं, कितना लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है वो हम पता कर सकते हैं, किसकी क्या मेडिकल कंडीशन है, किसका क्या घर द्वार है, किसके पास क्या इकोनॉमिक उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो वो हम पता कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब कि जहां पर वो आप जिसका टेन्यूर कंडीशन में याद रखेंगे, जिसका टेन्यूर, जिसका सैलरी वो पहले से फिक्स किया हुआ है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो हुआ जिसका
ये डेटा फिक्स नहीं है। जैसे कि आपके घर में काम करने वाली कोई बाई हो, अगर मान लो कोई सब्जी बेचने वाला हो, रोड पे खड़ा होकर सब्जी बेच रहा है, ठेला पर कोई रिक्शा चलाने वाला हो, दे आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स नहीं है। वो आज कितना कमाएंगे और कल कितना कमाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देने वाला है, इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। तो उनकी सैलरी नहीं है। टेन्यूर, उसका टेन्यूर फिक्स नहीं है कि हो सकता है रिक्शा वाला 40 साल तक ही रिक्शा चलाए, उसके बाद उसे ना चला पाए, तो टेन्यूर भी फिक्स नहीं है वहां पर। तो जिसमें टेन्यूर और उसका सैलरी दोनों फिक्स ना किया हुआ हो, दैट आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर हम इसको ऐसे समझे कि एक डेटा था एनएसएसओ का, जिसने सर्वे करती है, तो एनएसएसओ को 2011 का जो डेटा था, तो वो पता करा चला कि 70% वर्कर्स आर ओनली 17% वर्कर्स आर ओनली ऑर्गेनाइज्ड, whereas 83% वर्कर इन इंडिया आर अनऑर्गेनाइज्ड। ये हमारे पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। क्यों हर्डल होता है? क्योंकि जब हमें पॉलिसी बनाते समय हम अगर इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई स्कीम सरकार लाना चाहती है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कीम ला रही है और उन्हें ये सच में पता ही नहीं है कि इनकी आवश्यकताएं क्या है, रियलिटी में ये क्या चाहते हैं, इनका क्या जरूरत है, इनको किस चीज से परेशानी है, क्योंकि इनका कोई डेटा कहीं पर है नहीं, तो आप इसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। और पूरी जानकारी के अभाव में पॉलिसी जब बनता है, जब स्कीम बनता है, तो वो 100% सफल नहीं हो पाता है। तो आगे चल के जब हम लोग देखेंगे आगे चल बहुत सारे गवर्नमेंट को स्कीम्स को, तो हम लोग को पता चलेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलवेज एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर आते हैं ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप मालिकाना हक। मालिकाना हक के आधार पर दो तरह के आपके पास सेक्टर दिखेंगे, एक होंगे प्राइवेट सेक्टर, एक होंगे पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट मतलब जिसमें सरकार को छोड़ के कोई अन्य व्यक्ति, सरकार को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति के पास कोई कंपनी, जैसे रिलायंस है, अब जैसे आपके पास टाटा का टिस्कॉम है, टिस्को है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट होल्डिंग पर है, दैट आर कॉल्ड प्राइवेट। ऑनरशिप के आधार पर ही बात कर रहे थे। और दूसरा जो है वो है पब्लिक। पब्लिक मींस गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ, जैसे कि रेलवे हो गई, हमारा बीएसएनएल हो गया, हमारा गेल हो गया, हमारा सेल हो गया। तो दो तरह का यहाँ पे दिखेगा, एक प्राइवेट दिखेगा और एक पब्लिक दिखेगा। तो ये था हमारा सेक्टर्स। वैसे ही अब आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी को तीन प्रकार से बांटा हुआ है। एक कहलाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक कहलाता है स्टेट इकोनॉमी, एक कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत हुआ था, इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था, एक इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ द नेशन। उस वेल्थ ऑफ द नेशन में उन्हें जो जिक्र किया, जिस मॉडल का जिक्र किया था, दैट मॉडल इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक मॉडल। इसमें क्या होता है कि मार्केट डिसाइड करता है, इसमें अगर कोई प्रोडक्शन होना है तो वो प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है, उसका रेट क्या होगा, हमको कितना सप्लाई करना है, दैट ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द मार्केट। बाजार तय करेगी कि कौन सा सामान आना है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, यहां गवर्नमेंट इंटरफेयर कहीं पर नहीं करती, इकोनॉमिक रोल में गवर्नमेंट कहीं नहीं होती है। तो इस प्रकार की इकोनॉमी कहा जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यूएसए में दिखता है, कि यूएसए में बाजार सामान की कीमतों को तय करता है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमी का मॉडल है जो हम लोग एग्जांपल में यूएसए को ले सकते हैं। दूसरा मॉडल है स्टेट मॉडल, जस्ट इसका उल्टा, ये एडम स्मिथ ने दिया था, ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ। जस्ट कैपिटलिस्टिक का ऑपोजिट बात हुआ कि नहीं, उसमें था कि बाजार तय करेगी, उसमें प्राइवेट व्यक्ति ही सारा कुछ रन कराएंगे, प्राइवेट व्यक्ति ही प्रोडक्शन करेंगे, प्राइवेट व्यक्ति ही सेल करेंगे, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहेगा। जस्ट ऑपोजिट बात किया गया स्टेट इकोनॉमी में कि गवर्नमेंट के पास ही सारा मालिकाना हक रहेगा, गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट ही तय करेगी रेट क्या होगा, गवर्नमेंट ही उसे सेल भी करेगी। तो स्टेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे के दिखाई देते हैं। स्टेट में और इसमें दो टाइप हो जाता है, एक हो जाता है सोशलिस्ट, एक हो जाता है कम्युनिस्ट, ठीक है। एग्जांपल, सोशलिस्ट का एग्जांपल आपके पास यूएसएसआर था, रसिया 1991 के पहले वाला रसिया वो था,
और कम्युनिस्ट में आपका चाइना आता है। अब ये दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये होता है कि सोशलिस्ट दोनों बात तो वही कर रहा है कि स्टेट ऑक्यूपाइड रहेगा। सोशलिस्ट का कहना है कि जितना हमारा एसेट है, मतलब जितनी हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा कैपिटल है, लैंड, हमारा जो जितना भी एसेट, हम मशीन, ये वो सारी चीजें सरकार की होगी। कम्युनिस्ट बोलता है हाँ इसमें भी सारी चीजें सरकार की होगी, बट इसमें प्लस हो जाता है लेबर, जो मैन पावर है, मैन पावर भी सरकारी होगी। वो सरकार, मतलब अगर आप मजदूर हैं तो आप सरकारी तंत्र के अंदर आकर आपको मजदूरी करनी है, ना कि आप बाहर से, मतलब बाहर कुछ नहीं है। कम्युनिस्ट और उसका एक कदम आगे बढ़ के बात करता है कि हम एसेट के साथ साथ लेबर को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेंगे और उससे हम काम लेंगे जो हमें काम होगा। ये था स्टेट इकोनॉमी। एग्जाम्पल में रसिया, चाइना दोनों को आप देख सकते हैं। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैपिटलिस्ट और स्टेट इस दोनों को मर्ज कर दो कि चलो इसमें गवर्नमेंट भी काम करेगी और प्राइवेट लोग भी काम करेंगे। भारत बेस्ट एग्जांपल कि यहां पर पब्लिक मीन्स क्या हुआ, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में लो, रेलवे गवर्नमेंट चला रही है, टाटा अपनी कंपनी चला रही है, रिलायंस अपनी कंपनी चला रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्राइवेट के द्वारा भी दिया जा रहा है। इससे क्या हुआ कि दोनों मॉडल मिल गए। कारण यहां पर मेंस के लिए अगर प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन सोचना की आवश्यकता होगी आपको कि भारत ने कैपिटलिस्टिक या स्टेट इकोनॉमी क्यों नहीं चुना। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहां पर आपको एक दिखता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे जहां पर दोनों हो, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा मॉडल पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, ये मॉडल भी हम लोग देखते हैं इसी मिक्स्ड इकोनॉमी के तरीके में। अब अगला स्टेप पे आते हैं। तीन तरीके से और इकोनॉमी को बांटा जा सकता है, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर हम जीडीपी निकालते हैं, अगर हम जीडीपी निकालते हैं और जीडीपी निकालने में अगर मोर देन 50% शेयर, जीडीपी का मोर देन 50% शेयर प्राइमरी सेक्टर है, मींस एग्रेरियन वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या कहता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, डेयरी। तो अगर ये वाला सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%, मोर देन 50% अगर कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है तो हम लोग कहेंगे उसकी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। वैसे ही अगर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मोर देन 50% हो गया, देन दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और वैसे ही अगर टर्सरी सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर, अगर उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% से ज्यादा हो गया, देन वी कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का इकोनॉमी मेरा यहां पर कहला रहा है। तो भारत के केस में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग का टॉपिक जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे तो 1947 से लेके 1951-55 के लगभग तक हमारा इकोनॉमी में, जीडीपी में, हमारा टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो परसेंटेज था वो 50% से एबव था। तो हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाते थे। बट आज के केस में अगर हम बात करें, आज के केस में, तो आज हमारे जीडीपी में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का जो है वो 27% है परसेंट, और प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है उसका मात्र 8% है, और जो रेस्ट बच रहा है आपका लगभग 65 के क्रॉस, ये हमारा सर्विस सेक्टर है। यानी कि हमारा जो जीडीपी आज कैलकुलेट हो रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर मीन प्राइमरी सेक्टर ओनली कंट्रीब्यूट 8%, वेयर सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 27%, और वही हम देखते हैं अगर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तो वो देखते हैं 65%। तो अगर इस कैलकुलेशन पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया जो है आज के डेट में सर्विस इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग हम लोग कहां से किए थे? एग्रेरियन इकोनॉमी से, कि जब हम देश आजाद होता है उस समय हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती थी। आज के डेट में जीडीपी के इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी थ्योरी पर चलते हैं तो हम लोग कहलाएंगे सर्विस इकोनॉमी। इसका दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड क्या है? ये तो हुआ कि आपका जो सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में। दूसरा पहलू क्या है कि आपकी जो पॉपुलेशन है
वो किस पर डिपेंडेबल है अपने जीवन यापन के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जिंदगी जीने के लिए वो किस पर डिपेंडेबल है। तो वैसे अगर हम जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सेक्टर। 60% से ज्यादा जो हमारा इंडिया है वो डिपेंड कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए प्राइमरी सेक्टर पर। यानी डिपेंडेंसी के टाइप से अगर हम देखें, डिपेंडेंसी के तरफ से अगर हम देखें तो अभी भी हम लोग अग्रेरियन इकोनॉमी ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम आउटपुट की तरफ से देखें तो हमको दिखेगा कि हम लोग सर्विस इकोनॉमी है। दैट्स ये इसका मीनिंग क्या क्या हुआ ये हमने समझाया। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि जब इंडिया को शिफ्ट ही करना, जैसे बहुत सारी जो हमारी कंट्रियां थी वर्ल्ड की, चाहे वो ब्रिटेन था, चाहे वो अमेरिका था, जो भी था कंट्री, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो सब अग्रेरियन से शिफ्ट करता है सेकेंडरी पर, सब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर शिफ्ट कर जाते हैं और वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनते हैं। बट हमारे केस में क्या हुआ कि हम अग्रेरियन से सीधे शिफ्ट किए हैं सर्विस इकोनॉमी पर, हम इंडस्ट्रियल नहीं शिफ्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन मेंस की लायक यहाँ पर ये भी बनता है कि इंडिया जो है वो अग्रेरियन से सर्विस इकोनॉमी की तरफ क्यों कन्वर्ट हो गया, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। या ये अगर कन्वर्सन है और एक तरफ से हमारा पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी के आधार पर अगर हम देखें तो हम अभी भी अग्रेरियन हैं, तो ये इकोनॉमिक में किस चीज का साइन दे रहा है। आप अपने क्वेश्चन को इस पर लिख सकते हैं, डिटेल जान में इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको समझने के लिए यही है। तो इकोनॉमी को पढ़ने का बस ये तरीका है, जो जो टर्म इसमें आते हैं उस सभी टर्मिनोलॉजी के मीनिंग को समझें, रटे नहीं, समझें, और समझने के बाद अपने आसपास जो चीजें हैं उस पर उसको अप्लाई करके देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग भी होगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगातार इकोनॉमी की सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।